3 साल तक प्रथम विश्व युद्ध चला। चौथे साल में अमेरिका की एंट्री होती है। यूरोप लड़ रहा था, ताकतवर लोग लड़ रहे थे। अमेरिका यहां पर पंच बनकर एंट्री करता है, हथियार देता है, अपने पास से कमाई हुई ताकत देता है और इस युद्ध के अंदर निर्णायक हो जाता है। इतना निर्णायक कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जब विश्व युद्ध जर्मनी हारता है, अमेरिका एक बड़ी ताकत बनकर निकलता है। अमेरिकी कंपनियां चल पड़ती हैं, यूरोपीय कंपनियां ठप्प होने लगती हैं। इतना तेज अमेरिकी कंपनियां चलने लगती हैं कि 44 महीने तक, मतलब ऑलमोस्ट 4 साल तक अमेरिका का शेयर बाजार हाई टच करता है। मतलब कि उस पर कभी मंदी आती नहीं है, वो अपने लेवल को बढ़ाता चला जाता है। अमेरिकी बाजार बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगता है। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो सुपर पावर बनकर के निकला वो अमेरिकी शेयर बाजार था, जो कि 44 महीने तक हाइट छूता रहा। आपको मालूम होगा यह युद्ध के मात्र 20 साल के बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था। अमेरिका की ताकत प्रथम विश्व युद्ध के अंदर बाहर निकल कर आई। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही हुआ, उस समय तक इस 20 साल में दुनिया के अंदर होड़ मच चुकी थी हथियार बनाने की, अपने आप को बड़ा सिद्ध करने की। इसीलिए दुनिया भर के तमाम टैलेंट्स इस बीच में जो हो चुका था वो सभी को याद होना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जर्मनी में बहुत से यहूदियों पर, जर्मनी के अंदर इस तरह का व्यवहार हुआ कि जर्मनी हारा यहूदियों की वजह से है। तो जर्मन में हिटलर पनपा और उस हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ मोर्चा छे खोल दिया और इसी मोर्चे में बहुत से यहूदी भागकर ब्रिटेन जाने, बहुत से यहूदी भागकर और देशों में जाकर अपनी जान बचाने लगे। इन्हीं में से थे आइंस्टाइन। आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक यहीं से निकल करके अमेरिका गए थे, जो कि एक यहूदी थे। कुल मिलाकर के बड़ी संख्या में टैलेंट अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के बाद शिफ्ट होना शुरू हुआ और वो वहां जाकर अमेरिका को और ग्रेट बनाने लगा, क्योंकि अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो बोले द्वितीय में भी ये हमारी इज्जत बचाएगा। अमेरिका में भर भर के ये लोग पहुंचने लगे। अमेरिका इसी बीच में न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है। न्यूक्लियर बॉम्ब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से शुरू होकर के 1945 तक चला, उसमें निर्णायक साबित होता है जब जापान पर हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता है। कुल मिलाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यह तय हो जाता है कि अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अमेरिका सुपर पावर है, क्योंकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर अमेरिका के साथ, ये हम कई बार बता चुके हैं, सोवियत, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन सब एक ही तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन यहां पर सोवियत, रूस और अमेरिका के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। सोवियत रूस पसंद करता था साम्यवादी नीतियां और अमेरिका पसंद करता था पूंजीवादी नीतियां। पूंजीवादी का मतलब पैसे वाला और पैसे वाला बने, जिसके पास टैलेंट है वो टैलेंट का बढ़िया यूज करे, उद्योगपति ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, ये थॉट। और साम्यवादी में था कि सर्वहारा वर्ग का शासन, गरीब जनता के हाथ में सत्ता का केंद्र हो, कोई बड़ा उद्योगपति ना हो, आम जनता अपने हाथ में कंट्रोल रखे। एक्सट्रीम दोनों ही थॉट्स खराब हैं। इसी के चलते आज दोनों ही थॉट्स सर्वाइव नहीं करती हैं। मध्यम मार्ग आज दुनिया के बीच में अपनाया जाता है, जिसे आप मिश्रित रूप से जानते हैं। खैर, लेकिन सोवियत रूस भी अपने आप को लेनिन के टाइम पर यह धीरे धीरे दिखा रहा था कि हाँ, हम अपने आप को सही सिद्ध कर सकते हैं। खैर, अमेरिका ने रूस के साथ इस बात पर लंबा संघर्ष करने की ठान ली थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई में विजेता में बड़ा कौन, सोवियत रूस या अमेरिका, ये ठन जाती है। शुरू होता है कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर में अमेरिका सोवियत रूस को नीचा दिखाना शुरू करता है। इतना हद तक नीचा दिखाना शुरू करता है कि दुनिया में जहां भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो वहां सत्ताओं को गिरा देना, जहां पर राजशाही है वहां पर लोकतंत्र नामक वेपन फेंक देना, और जहां पर लोकतंत्र है वहां पर तानाशाही को स्थापित करवा देना। अमेरिका मल्टीपल टाइम यही करता है। जैसे आपने हाल ही में देखा, पाकिस्तान के अंदर बढ़िया इमरान खान सरकार चला रहे थे, पलटा के आसिम मुनीर को टिका दिया। आसिम मुनीर के सामने शहबाज शरीफ केवल एक भोंपू बने बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से शेख हसीना बढ़िया सरकार चला रही थी, सरकार गिराई, 1.5 साल से अस्थिरता बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस के रूप में टिका दी। कोई पहचान नहीं, कोई देश की तरक्की नहीं, लेकिन अपने हित, जहां अपने हित नहीं वहां सत्ता गिराना, उसने अपना रुख बना लिया। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर सोवियत रूस के दौर में खूब चला। अमेरिका ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, अपनी पॉलिसी को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए ये सारे खेल किए। लेकिन इस बीच में अमेरिका ने एक बड़ा खेल खेला। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी साथियों से कि हम आप लोगों के लिए दिन पे दिन बेहतरीन कंटेंट, वेल रिसर्च कंटेंट लेकर आते हैं और आपको YouTube का एक स्टैटिक्स दिखाते हैं। संभवतया आपको मेरी अपील का कोई मतलब समझ में आएगा। साथियों, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप में से जो लिसनर्स हैं मेरे, उनमें से 44% लिसनर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। यह YouTube का एल्गोरिदम है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 44%, लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो हमारा सेशन सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज मेरा सेशन 20 मिनट से ऊपर का होता है, लेकिन सब्सक्राइब करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लगभग 0.19 सेकंड लगता है क्लिक करने में, जिसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर भी आप मेरी अगर सुनवाई नहीं करते तो यह थोड़ा दुख देता है। अगर आप सहयोग करते हैं जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खैर, यह सत्य है, बाकी आपकी मर्जी है। बड़ा खेल था कि अब तक जो व्यापार होता था वो गोल्ड में होता था।
गोल्ड को दुनिया के प्रीशियस धातु के रूप में, मुद्रा विनिमय के रूप में यूज किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, वैश्विक संकट जब पैदा हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि पैसा कहां से आएगा, क्योंकि ये बर्बाद हो चुके थे। ये नवाब साहब जितने भी थे ब्रिटेन और फ्रांस, जिन्होंने दुनिया पर राज किया था, अब बस नवाबी बची थी, इनकी जेब खाली हो चुकी थी। ऐसे में इन्हें धन की जरूरत थी। अमेरिका अपनी कंपनियों की मदद से और दुनिया भर के निवेश की मदद से लगातार ऊपर उठता चला जा रहा था। इसने कहा कि मैं दुनिया के देशों को पुनर्निर्मित तो कर दूंगा, लेकिन मेरी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि मैं अपनी बैंक बनाऊंगा जो लोन देंगी और आपको वो लोन चुकाना होगा। और दूसरा, आपको जितने भी एक देश से दूसरे देश के साथ व्यापार करने होंगे, वो मेरी करेंसी यानी डॉलर में करने होंगे। और डॉलर जो है वो गोल्ड के बराबर होगा, ये मैं सुनिश्चित करता हूं, क्योंकि मेरे पास दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड है। ठीक है साहब। ऐसा करके ब्रेटन वुड के अंदर, न्यू हैम्पशायर के अंदर एक बैठक बुलाई जाती है। 1944 में बैठक होती है, 44 देश इसमें आते हैं। ब्रेटन वुड समझौता होता है। समझौते में तय होता है कि डॉलर को ग्लोबल करेंसी के रूप में मान्यता दी जाएगी और दुनिया की दो बैंक, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, लोन देंगी। वर्ल्ड बैंक लोन देगी नया देश बनाने के लिए और आईएमएफ लोन देगी पेमेंट क्राइसिस के लिए। पेमेंट क्राइसिस मतलब पेमेंट डेट का क्राइसिस आ गया। मान लीजिए आपके पास डॉलर कम पड़ गया, पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो बोले डॉलर हम देंगे, आप फिर भी पेमेंट डॉलर में ही करोगे। कुल मिलाकर के ब्रेटन वुड में यह तय हो जाता है कि डॉलर दुनिया की करेंसी बनेगा और यहीं से अमेरिका जिंदगी भर यानी हमेशा के लिए दुनिया पर राज करने का एक तरीका ढूंढ लेता है। वो तय करता है कि अब अमेरिकी डॉलर के आधार पर ही करेंसीज के एक्सचेंज रेट तय होंगे। जैसे आज आप सुनते हैं $1 के बराबर 90 रुपया, तो ये जो तय है ये ब्रेटन वुड सम्मेलन से दुनिया ने माना है। 44 साल पहले यह तय हो गया था। अमेरिका ने अपनी ताकत के दम पर, विश्व युद्ध विजेता के तौर पर सबसे यह मनवा लिया था कि अमेरिका के पास चूंकि सबसे ज्यादा धन है, तो डॉलर का भी वही हकदार है और लोगों को वही मानना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अब डॉलर में दुनिया के देश आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार कैसे करें, यह सुनिश्चित करने के लिए इसने एक सिस्टम बनाया जिसे स्विफ्ट सिस्टम कहते हैं। 1973 में 22 देशों की 518 बैंकों ने स्विफ्ट नेटवर्क को शुरू किया, जो कि अमेरिका की ही देन थी। आसान भाषा में समझिए कि एक बैंक को दूसरे बैंक में या एक देश से दूसरे देश में किसी को पैसा भेजना है, अमेरिका बोलता था कि आपको चूंकि डॉलर में ही व्यापार करना है, तो सभी बैंकों को अमेरिका में एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। यानी दुनिया भर के जितने भी देश हैं उन सब का अपना एक बैंक, 200 देशों के बैंक इस समय अमेरिका में है। वहां पर होता क्या है, आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलर में करना है। जैसे आप कई बार सोचते हैं ना, भारत ने इतना माल खरीदा, इतने डॉलर में खरीदा, ये डॉलर आता जाता कैसे है? तो इसका तरीका यह है कि अमेरिका ने दुनिया भर के बैंकों को अमेरिका में खुलवाया और कहा कि आपको अगर मान लीजिए इंडिया के बैंक को दुबई से पैसा लेना है, दुबई को माल बेचना है, दुबई से तेल खरीदना है, जो भी करना है, तो जो पेमेंट होंगे वो डॉलर में होंगे। और डॉलर के लिए अमेरिका ने अपने आप बैंक बना रखी है। आपकी बैंक से कह रखा है कि आप वहां पर डॉलर दिलवाइए, अपना रुपया दीजिए, डॉलर में कन्वर्ट करिए, डॉलर से दूसरे देश के बैंक में पेमेंट करिए, दूसरा देश की बैंक पेमेंट डॉलर से अपनी करेंसी में कर लेगी। यानी कि दोनों प्रकार से, मतलब कुल मिलाकर के ऐसा समझिए कि अगर आपको अपने देश से कोई भी पेमेंट करना है तो दूसरे देश की बैंक में जाएगा डॉलर के रूप में, डॉलर से दूसरे देश की बैंक में ट्रांसफर होगा। मतलब आपका ही पेमेंट है, अपना रुपया पहले डॉलर में कन्वर्ट होगा, डॉलर में कन्वर्ट होकर दूसरे देश को भी डॉलर में पेमेंट होगा, फिर डॉलर से वो उस देश की करेंसी में कन्वर्ट होगा। इस प्रकार का कन्वर्जन सिस्टम स्विफ्ट नेटवर्क के माध्यम से ये लेकर आया। आज दुनिया के 200 देशों की 11,000 बैंक इस नेटवर्क से जुड़ी हैं। अब आप सोचकर देखिए कि ना केवल डॉलर में पेमेंट करना है, बल्कि डॉलर में पेमेंट के लिए बैंकें भी, जैसे आज आप और मैं पेमेंट कैसे करते हैं। अगर आप किसी बैंक में, या मान लीजिए मुझे पैसा यूपीआई कर रहे हैं, मेरे पास अकाउंट एसबीआई में है, आपका पीएनबी में है या एचडीएफसी में है, किसी भी बैंक में, तो आपने जैसे ही पैसा ट्रांसफर किया तो बैंक से बैंक बात कर रही है, रुपए से रुपया बात कर रहा है। ऐसे ही इसने विश्व रूप में यह लागू कर दिया कि इस बैंक से डॉलर उस बैंक के डॉलर में जाएगा, उस बैंक के में डॉलर बनकर जाएगा और वहां से उसकी लोकल करेंसी में होगा। यानी कि डॉलर ही आपको एक्सचेंज में दिखाई देगा। अमेरिका ने डॉलर की प्रभुत्व को स्थापित करने का एक और काम किया, और वो काम था, दुनिया में अगर कोई देश तेल बेचना चाहता है या तेल खरीदना चाहता है तो भी पेमेंट डॉलर में ही करेगा। इस व्यवस्था को पेट्रो डॉलर व्यवस्था कहा गया। मान लीजिए कि अगर सऊदी अरब को या फिर वेनेजुएला को या ईरान को, इराक को, जिस भी देश को तेल बेचना है, वो डॉलर में ही तेल का पेमेंट ले सकता है और किसी रूप में नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, मतलब ये पेट्रो डॉलर व्यवस्था कहलाई कि आपको क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट करना है तो आपको डॉलर ही लेना पड़ेगा। और सोचकर देखिए कि डॉलर के महत्व को स्थापित करते हुए अमेरिका पिछले 50 साल से यही काम करता आ रहा है। मतलब डॉलर जब ट्रेड के लिए जरूरी हो जाएगा तो हर देश डॉलर खरीदने के पीछे भागेगा। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं ना
कि डॉलर इतना महंगा हो गया है, हमारे देश के साथ ऐसा हो क्यों रहा है, हमने तो कहीं नोटिस ही नहीं किया है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप व्यापार में डॉलर ही यूज करते हैं। जो फिलहाल वेनेजुएला क्राइसिस आया, इस पर एक मत यह भी निकल कर आया कि वेनेजुएला ने हाल ही में डॉलर यूज करने से इनकार कर दिया था, लोकल करेंसीज में पेमेंट लेने लगा था, चीनी युआन में पेमेंट लेने लगा था। जो देश लोकल करेंसीज में पेमेंट लेने लगते हैं उन पर अमेरिका हमला कर देता है। यह भी एक थ्योरी डेवलप होकर आती है, जहां एक और ये थ्योरी कि अमेरिका तेल वाले देशों पर हमला करता है, वहां दूसरी तरफ यह थ्योरी भी कि अगर कोई देश डॉलर छोड़कर कोई और व्यवस्था अपनाता है तो अमेरिका उस पर हमला कर देता है। कुल मिलाकर अमेरिका का यह प्रभुत्ववाद जो है, ये साम दाम दंड भेद के पैतरे से चलता रहा। यूएसएसआर का 15 देशों में विघटन हुआ और अमेरिका ने दुनिया भर पर अपनी नजरें गड़ाई रखी। अब एक तरफ तो था ये दिमाग, दूसरी तरफ एक कहानी और थी। चूंकि दुनिया का बेस्ट ब्रेन अमेरिका शिफ्ट हो रहा था। आपको मैंने बताया कि शुरुआत में यूरोपियंस गए थे अमेरिका, बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बड़े मात्रा में साइंटिस्ट निकल के यूरोप से पहुंचे थे अमेरिका। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना पैसा इनके पास हो गया कि जितने भी ब्रिटेन फ्रांस से जितने भी अमीर लोग थे जो गरीबी में नहीं रहना चाहते थे, ये अमेरिका शिफ्ट हो गए। दुनिया का बेस्ट टैलेंट अमेरिका जाना शिफ्ट हुआ और अमेरिका ने उन्हें भरपूर जगह दी। आज जब आप इस पूरे फिल्म को देखते हैं, दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल उद्योगपतियों को देखते हैं, तो उनमें आप अमेरिकियों को पाते हैं। आज हर 10 में से 7 बड़े कारोबारी अमेरिकी नागरिक हैं। जर्मनी से निकले हुए आइंस्टाइन हो या दक्षिण अफ्रीका से निकले हुए एलॉन मस्क, ये सब विदेशों से जाकर अमेरिका बसे और अमेरिका को टेक्नोलॉजी हब बना दिया, अमेरिका को बड़ा देश बना दिया। आज आप सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, इंदिरा नूई जो भारत से निकले और अमेरिका में जाकर बसे, ये इस प्रकार से चलने लगे। और कमला हैरिस को भी आपने देखा होगा किस प्रकार से भारतीय मूल की महिला जाकर वहां पहुंची। दुनिया का सबसे अधिक पैसे वाला व्यक्ति, चाहे दुनिया के तमाम टेक्नोक्रेट्स, ये सब निकलकर अमेरिका गए। अमेरिका बुद्धिजीवियों का एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनता चला गया, पैसे वालों का, दिमागधारियों का, और तो और कंपनियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देने में। क्योंकि निजी कारोबारियों को जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अमेरिका ने उन्हें माहौल दिया। अमेरिका में फिलहाल 3 करोड़ से ज्यादा स्मॉल इंडस्ट्री हैं। दुनिया की 2000 सबसे ताकतवर कंपनियों में 30 ताकतवर कंपनियां फिलहाल अमेरिका में हैं। 2022 की फोर्ब्स लिस्ट बताती है कि 2000 कंपनियों में से 590 अमेरिकी कंपनियां फोर्ब्स की टॉप 2000 में थी। टॉप 20 कंपनियों में से 11 कंपनियां अमेरिकी हैं। अमेरिका की बर्कशायर हैथवे कंपनी टॉप पर 2022 में रही थी। कंपनियों के अलावा अगर अरबपतियों की बात की जाए तो 2022 में 735 अरबपति अमेरिकी थे, जिनके पास 4.7 ट्रिलियन वैल्यू थी, नेटवर्थ थी, जो भारत की जीडीपी से कहीं अधिक है। कुल मिलाकर के अमेरिका पहले तो अपनी विस्तारवादी नीतियों से, दूसरा दिमाग से, बेस्ट ब्रेन को अपने पास रख करके पावरफुल बनता चला गया। बात करते हैं अपनी पावर को मनाने के लिए इसने क्या किया। वेपन्स का उपयोग किया। वेपन्स का उपयोग किया चूंकि आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन से ऊपर की है। ऐसे में यह रक्षा बजट भी अपने अकॉर्डिंग खर्च करता है। दुनिया की सबसे बड़ी सेना आज अगर किसी देश के पास है तो वो अमेरिका है, जिसकी कुल सेना में 21.22 लाख सैनिक हैं, जिसमें से 13.5 लाख के अराउंड एक्टिव हैं, 7-8 लाख के आसपास मतलब रिजर्व फोर्सेज में रखे हुए सैनिक हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि यह अपने सैनिकों को केवल और केवल अमेरिका में ही नहीं रखता, दुनिया भर के देशों में अपने सैनिकों को बिठा के रखता है। लगभग 750 जगह इसने अपने बेसिस बनाए हुए हैं। आज अमेरिका अपनी जीडीपी का 3.4% मतलब लगभग $1 ट्रिलियन खर्च करता है केवल और केवल डिफेंस पर। दुनिया में अगर 100 रुपए डिफेंस पर खर्च होते हैं तो अकेला 37% डिफेंस का खर्च अमेरिका अपने ऊपर करता है। आज भारत के बात में अगर हम बात करें तो भारत $86.1 बिलियन खर्च कर रहा है। तो भारत से लगभग 10 गुना ज्यादा डिफेंस का बजट अमेरिका का है। वो इतना ज्यादा पैसा खर्च करता है, खर्च ही नहीं करता अपितु डिफेंस इक्विपमेंट बेचता भी है। वर्ल्ड का 43% वर्ल्ड का वेपन जो बेचना है वो अमेरिका इकलौता करता है। 43% ऑफ वर्ल्ड वेपन सेल अमेरिका से तय होकर आती है। अमेरिका न केवल हथियार बेचकर बल्कि दुनिया भर के देशों में अपने बेसिस बनाकर, 750 बेसिस हैं आज अमेरिका के 80 देशों के अंदर, और तो और 2.25 लाख उसके सैनिक 159 देशों में किसी ना किसी रूप में सक्रिय हैं। आप विचार करिए कि कितना ज्यादा अपने आप को फैला कर रखा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो जापान अकेले में 120 बेसिस हैं अमेरिका के। जापान अकेले में 53,000 सैनिक अमेरिकी रहते हैं। बड़े बड़े देशों में जर्मनी, साउथ कोरिया, गुआम, इटली, प्यूर्टोरिको, यूके, पोर्तुगाल, तुर्की, बहरीन, बेल्जियम, पनामा, मार्शल आइलैंड, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इन सब जगह पर अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से पहले पैसे के दम पर यानी डॉलर की सत्ता से, फिर दिमाग की सत्ता से और फिर सेना की सत्ता से अपना प्रभुत्व अमेरिका कायम करता रह गया। आप में से बहुत सारे लोग एक सवाल सोचते हैं कि अमेरिकी प्रतिबंधों का असर क्यों होता है, क्यों अमेरिकी सैंक्शंस दुनिया को प्रभावित करते हैं, कोई देश अमेरिकी प्रतिबंध मानता ही क्यों है।
कारण अब तक आपको समझ में आ चुका होगा। साम दाम दंड भेद सब कुछ उसके पास है, टैलेंट उसके पास है, दुनिया की टॉप कंपनियां उसके पास हैं, और तो और आप किसी दूसरे देश से कैसे व्यापार करेंगे, डॉलर उसके पास है। डॉलर ही नहीं, डॉलर के अलावा डॉलर को मेंशन करने वाला जो सिस्टम स्विफ्ट है, जिसके माध्यम से आप पेमेंट कर पाते हैं, वो सिस्टम उसके पास है। ये बिल्कुल वैसे है, यूपीआई के दौर में यदि भारत का कोई व्यापारी ये कहे कि हम तो केवल कैश में काम करते हैं, उसके व्यापार पर उसका असर दिखने लगता है। बिल्कुल वैसे ही आज स्विफ्ट की तकनीक के दौर में अगर अमेरिका के डॉलर को छोड़कर कोई देश अपने आप को आइसोलेट करके व्यापार करने निकले, तो दूसरा देश उसके साथ व्यापार नहीं कर पाता। यही कारण है कि अमेरिका और अमेरिका के पिछलग्गू लोग उस देश को सैंक्शन में डाल देते हैं। कहते हैं कि दुनिया के जो ज्यादातर मुल्क हैं, उसका अमेरिका पर निर्भर होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि वो या तो अमेरिका से व्यापार करते हैं, या तेल के चलते वो अमेरिका पर निर्भर करते हैं, या वर्ल्ड बैंक और IMF के चलते निर्भर करते हैं, या फिर वो नाटो के चलते। क्योंकि आपको मालूम है कि अमेरिका ने अपने पसंद के लोगों का एक समूह बनाया हुआ, जैसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसमें एक साथ 32 देश किसी पर जाकर हमला करेंगे। तो सुरक्षा में मजबूत, शक्ति में मजबूत, टेक्नोलॉजी में मजबूत, रोकड़े में मजबूत, ऐसे बना है अमेरिका ग्रेट। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, जिस चीज को अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया था, वो ट्रंप कर गए। क्या अमेरिका इन सबके बाद चूंकि दुनिया से कहता है कि आप सब लोग डॉलर में ही व्यापार कर रहे हो, तो मुझे तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, मुझे तो बस डॉलर छापने हैं। लेकिन दुनिया के सामने उसने अपने आप को प्रेजेंट किया कि मैं तो देखो व्यापारी हूं, मैं तो आप लोगों से ज्यादा खरीदता हूं, कम बेचता हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अमेरिका हर साल $1.5 ट्रिलियन के व्यापारिक घाटे में रहता है। व्यापारिक घाटे से मतलब मेरा यह है कि अमेरिका कुल मिलाकर के लगभग $5.5 ट्रिलियन का हर साल व्यापार करता है, लेकिन बेचता मात्र 2.7 ट्रिलियन का है और खरीदता है 3.25 ट्रिलियन का। तो 2.07 ट्रिलियन वर्सेस 3.25 ट्रिलियन, मतलब लगभग 1 ट्रिलियन का इसे व्यापारिक घाटा होता है। अर्थात इसे दुनिया के देशों को पेमेंट करना होता है। आप पूछेंगे कि यूएस जब घाटे में रहता है तो भी तरक्की कैसे करता है? मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा, दुनिया का जहां भी व्यापार हो रहा है वो तो डॉलर में ही हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसे कभी नुकसान होता ही नहीं। कम पड़ा तो डॉलर पड़ा, उसको वो छाप लेगा। और तो आज के संदर्भ में जब मैंने आपके सामने ये सेशन किया, इसकी असल जरूरत ये थी क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में एक सवाल छुपा हुआ था कि आफ्टर ऑल अमेरिका इतना पावरफुल है कैसे, आफ्टर ऑल अमेरिका की सब लोग बात मानते क्यों हैं, आफ्टर ऑल अमेरिका प्रतिबंध कैसे लगाता है, हम भी उसके टैरिफ में दबे क्यों हैं, सब लोग उससे अलग निकलकर कुछ कर क्यों नहीं लेते। उम्मीद है कि आप सभी साथियों का इसका जवाब देने में कुछ हद तक मैं सक्षम रहा हूँगा। मेरी आवाज़ में हुई खराबी जिससे आपको थोड़ा सा सुनने में दिक्कत हुई होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, अपनी बेहतरी के लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। आप भी अगर मेरे इस प्रयास से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना समर्थन दें। आपको लगता है कि मेरे एफर्ट्स आप तक पहुंचाने के लिए जेन्युइन है, आप तक बातें पहुंचाने के जो मेरी झील है, अगर आपको ये पसंद आती है तो अपना समर्थन चैनल को सब्सक्राइब करके दें, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपने किसी मित्र से सब्सक्राइब कराएं। लेकिन जितने भी लोग आज इस सेशन को देखें, आज इस सेशन को जरूर सब्सक्राइब कराएं, चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ताकि और लोगों तक हमारी बात अच्छे से पहुंच पाए। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।